आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। कानपुर देहात के गजनेर थाना अंतर्गत भलसी नाम का एक गांव बसा है। कालीचरण पासवान अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां और 2 बेटे थे। कालीचरण किसान था। उसके पास 3 बीघा उपजाऊ जमीन थी। कृषि उपज से ही वह परिवार का भरण पोषण करता था। अब तक उसने अपनी 2 बेटियों की शादी कर दी थी। सबसे छोटी बेटी का नाम सरोजनी पासवान था। वह शादी लायक हुई तो मां बाप को उसकी शादी की चिंता हुई। कालीचरण पासवान उसके लिए लड़का तलाशने लगा। उसकी तलाश औरैया जिले के गांव रायपुरा में खत्म हुई। यहीं का रहने वाला दिनेश पासवान सरोजनी पासवान के लिए सही लगा तो उन्होंने उसकी शादी दिनेश से कर दी। सरोजनी पासवान भले ही सामान्य परिवार की थी, लेकिन उसके मन में भी तमाम सपने थे। उसे उम्मीद थी कि पति के यहाँ उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जब वह ससुराल गई तो पता चला कि ससुराल में सास जमुना का हुक्म चलता है। वही सबको इधर से उधर नचाती है। दिनेश पासवान दिव्यापुर कस्बे में काम करता था। वह कई कई दिनों बाद घर आता था। जब भी घर आता, शराब की बोतल लेकर आता। जब तक यहाँ रहता, दिन भर घर के बाहर ही रहता। सरोजनी को बहुत जल्दी ही पता चल गया कि दिनेश न केवल दारूबाज है, बल्कि चरित्रहीन भी है। शादी के 1 सप्ताह बाद ही सरोजनी को गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी मिल गई। वह अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा भी रही थी, लेकिन सास जमुना की चिक चिक उसे चैन नहीं लेने देती थी। घर पर दिनेश होता तब भी ना होता तब भी वह उसे छोटी छोटी बातों पर उसे डांटती रहती थी। एक दिन दिनेश शराब पीकर आया तो सरोजनी ने उसे प्यार तकरार से समझाया। यह तकरार सास ने सुन ली तो गुस्से में बोली, तेरा बाप तो इसे शराब लाकर देता नहीं, अपनी कमाई से पीता है, फिर इसमें तुझे क्या परेशानी है? सासू मां, शराब पीना अच्छी बात नहीं है, फिर मुझे बदबू भी आती है, सरोजनी ने कहा। सरोजनी की यह बात दिनेश को इसलिए बुरी लगी क्योंकि उसने मां की बात का जवाब दिया था। उसने सरोजनी के बाल पकड़े और घसीटता हुआ कमरे में ले गया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। अभी शादी को 1 महीना भी नहीं बीता था कि पति ने उस पर हाथ उठा दिया था। उस दिन के बाद दिनेश पासवान शराब पीकर किसी न किसी बात पर उसकी पिटाई करने लगा। सरोजनी को लगा कि दिनेश के साथ जीवन बिताना संभव नहीं है। उसने निश्चय कर लिया कि वह मायके जाने के बाद वह दोबारा ससुराल नहीं आएगी। रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसका भाई उसे अपने साथ ले गया। मायके में सरोजनी को उदास देखकर एक दिन उसकी मां जयदेवी ने उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि दिनेश पासवान अच्छा इंसान नहीं है। वह शराब पीता है और उसके साथ मारपीट करता है, इसलिए अब वह उसके साथ रहना नहीं चाहती। बेटी की बात सुनकर जयदेवी परेशान हो उठी। शाम को कालीचरण पासवान लौटा तो उसने सारी बात उसे बताई। बेटी के साथ ज्यादती की बात सुनकर कालीचरण भड़क उठा। उसने कहा, हमने तो कभी बेटी को डांटा तक नहीं और वह उसे पीटता है। उसकी यह ज्यादती बर्दाश्त के बाहर है। कुछ दिन बाद दिनेश पासवान पत्नी को विदा कराने ससुराल पहुंचा, लेकिन सरोजनी ने उसके साथ जाने से साफ मना कर दिया। दिनेश पासवान अपमानित होकर वापस घर आ गया। इसके बाद दिनेश कई बार ससुराल गया। पत्नी से मिन्नतें की, लेकिन सरोजनी पासवान टस से मस नहीं हुई। आखिर सहमति से दोनों का तलाक हो गया। मायके में सरोजनी तो खुश थी, लेकिन कालीचरण पासवान की आंखों की नींद हराम थी। वह तलाकशुदा बेटी का घर बसाना चाहता था, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। कई महीनों की दौड़ धूप के बाद उसे ललित पासवान पसंद आ गया। ललित पासवान कानपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर विधनु कस्बे में रहता था। वह कस्बे के तुलसीपुर मोहल्ले में रहता था। यहां उसका अपना निजी मकान था। मकान के भूतल पर उसकी किराने की दुकान थी। ललित दूजा था, यानी उसकी शादी पासी खेड़ा निवासी गीता पासवान के साथ हुई थी। गीता से एक बेटी तमन्ना पासवान थी। तमन्ना जब 5 साल की थी तभी बीमारी के चलते गीता पासवान की मृत्यु हो गई। ललित को बेटी के पालन पोषण में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वह दूसरी शादी के लिए लालायित था। ललित और सरोजनी के उम्र में लगभग 10 साल का अंतर था। इसके बावजूद कालीचरण अपनी बेटी का विवाह ललित पासवान से करने को राजी हो गया था। उसके 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि उसकी बेटी सरोजनी भी तलाकशुदा थी।
दूसरा कारण था कि कालीचरण को भय सता रहा था कि अगर बेटी के कदम डगमगा गए तो समाज में उसकी बदनामी होगी। अतः खामियों के बावजूद कालीचरण ने 10 जनवरी 2017 को अपनी बेटी सरोजनी का विवाह ललित पासवान के साथ कर दिया। शादी के बाद सरोजनी ललित की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। उन्होंने बड़े प्यार से जिंदगी की शुरुआत की। दोनों एक दूसरे को असीम प्यार करते थे। ललित सरोजनी की हर जरूरत पूरी करता था। सरोजनी भी ललित की खूब सेवा करती थी। ललित के प्यार में वह इस कदर डूब गई थी कि अपने माँ बाप को भी भूल गई थी। सरोजनी सुंदर होने के साथ तेज तर्रार भी थी, इसलिए ललित उससे दबा दबा सा रहता था। कुछ ही दिनों के बाद सरोजनी पति को अपनी उंगलियों पर नचाने लगी थी। किराने की दुकान से होने वाली आमदनी तथा खेती से होने वाली आमदनी का हिसाब वह खुद रखने लगी थी। उसने कस्बे की बैंक में बचत खाता भी खोल लिया था। ललित पासवान के परिवार वालों का मानना था कि ललित की दूसरी पत्नी उसकी बेटी तमन्ना का पालन पोषण ठीक से नहीं करेगी और उसके साथ सौतेला व्यवहार करेगी, लेकिन उनका यह सोचना गलत साबित हुआ। सरोजनी तमन्ना का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से कर रही थी। वह उसे अपनी बेटी जैसा व्यवहार दे रही थी। वह तमन्ना की हर जिद पूरी करती थी। तमन्ना सरोजनी पासवान को मम्मी ही कहती थी। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह उसकी सौतेली मां है। लाड प्यार और अच्छे खानपान का ही परिणाम था कि तमन्ना अपनी उम्र से अधिक की दिखने लगी थी। सरोजनी पासवान को घर में हर सुख नसीब था, लेकिन पति की सेक्स के प्रति कमी उसे खलती थी। वह हर रात पति की बाहों का हार बनना चाहती थी, पर ललित पासवान उससे दूर भागता था। दरअसल ललित मेहनती था। वह सुबह से दोपहर के 12 बजे तक किराने की दुकान चलाता था। उसके बाद खेतों पर चला जाता था, फिर शाम को ही घर लौटता था। दिन भर की मेहनत से वह इतना थक जाता था कि उसे चारपाई ही सूझती थी। ललित रात में खर्राटे भरता रहता और सरोजनी गीली लकड़ी की तरह सुलगती रहती। ललित पासवान का एक दोस्त था, अंकुर श्रीवास्तव। वह तुलसीपुर में ही ललित के घर से कुछ दूरी पर रहता था। अंकुर की विधनु कस्बे में सिलाई मशीनों की दुकान थी। वह नई मशीनें तो बेचता ही था, पुरानी सिलाई मशीनों की मरम्मत भी करता था। अंकुर श्रीवास्तव मजाकिया स्वभाव का था। ललित को जब भी फुर्सत मिलती तो वह अंकुर की दुकान पर पहुंच जाता था। वहां दोनों साथ खाते पीते और खूब बातें करते। ललित पहले शराब नहीं पीता था। अंकुर की संगत ने ही उसे शराब का लती बना दिया था। सरोजनी सिलाई मशीन चलाती थी। वह अपने घर के कपड़े घर पर ही सिल लेती थी। एक दिन उसकी मशीन खराब हो गई तो उसने पति से मशीन की मरम्मत कराने की बात कही। ललित ने तब मरम्मत के लिए अंकुर श्रीवास्तव को बुलवा लिया। ललित की दूसरी शादी के बाद अंकुर उस दिन पहली बार ललित पासवान के घर आया था। उसने रूप यौवन से लदी हुई ललित की दूसरी पत्नी सरोजनी को देखा तो वह उसकी आंखों में बस गई। सिलाई मशीन ठीक होने के बाद सरोजनी अंकुर को पैसे देने लगी तो अंकुर ने पैसे नहीं लिए। उसने कहा, भाभी, ललित भैया हमारे दोस्त हैं, फिर पैसे किस बात के? आप बहुत सुंदर हैं, एक बार देखकर मुस्कुरा देंगी तो हम समझेंगे कि पैसा मिल गया। अपने रूप की तारीफ सुनकर सरोजनी अंकुर श्रीवास्तव को गौर से निहारने लगी, फिर मुस्कुराकर अपना सिर नीचे कर लिया। दिल में सरोजनी को बसाकर अंकुर भी वहां से चला गया। इसके बाद जब भी ललित और अंकुर मिलते, ललित उसे घर ले आता। अंकुर चाहता भी यही था। सरोजनी को आकर्षित करने के लिए वह कभी उसके लिए साड़ी ले आता तो कभी साज श्रृंगार का सामान। थोड़ी नानुकुर के बाद सरोजनी उसके गिफ्ट स्वीकार कर लेती। ललित पासवान को खुश करने के लिए वह उसके साथ शराब पार्टी करता था। अंकुर श्रीवास्तव की आमदनी अच्छी थी, इसीलिए वह खूब खर्च करता था। कभी कभी वह सरोजनी को भी 1000-2000 रुपए दे देता था। इस तरह सरोजनी का झुकाव उसकी तरफ होता गया। दरअसल सरोजनी पति से असंतुष्ट रहती थी। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उसे किसी मर्द की तलाश थी, इसीलिए वह अंकुर की ओर आकर्षित होने लगी। वह अपने हाव भाव से उसे रिझाने भी लगी। जून महीने की तपती दोपहर में एक दिन अंकुर श्रीवास्तव सरोजनी के घर पहुंचा। उस समय सरोजनी पासवान घर पर अकेली थी। ललित किराने का सामान लेने कानपुर गया था और उसकी बेटी तमन्ना अपनी ननिहाल गई थी। सरोजनी उस समय कमरे में अकेली सो रही थी।
गर्मी अधिक होने की वजह से सरोजनी सिर्फ पेटीकोट व ब्लाउज पहने हुई थी। आसपास सन्नाटा पाकर अंकुर सरोजनी के घर पहुंचा तो उसका कमरा बंद था, मगर खिड़की खुली हुई थी। अंकुर ने खिड़की से कमरे में झांका तो अधनंगे कपड़ों में सो रही सरोजनी पासवान को देखकर वह बेकाबू हो उठा। पेटीकोट से बाहर झांकती सरोजनी की अधखुली टांगें तथा उफनते वक्ष देखकर अंकुर की धड़कनें बढ़ गईं। उसने दरवाजा खटखटाया तो सरोजनी की आंखें खुल गईं। सरोजनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने मंद मंद मुस्कुराते अंकुर श्रीवास्तव को देखकर वह शर्माकर चारपाई की तरफ बढ़ी। उसने चारपाई पर पड़ी साड़ी लपेटनी चाही, पर अंकुर ने उसकी साड़ी एक तरफ फेंककर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। इसके बाद सरोजनी को अपनी बाहों में भरकर बोला, कब तक तरसाओगी भाभी? इसके बाद अंकुर ने सरोजनी को गले से लगा लिया। सरोजनी ने उसका कोई विरोध नहीं किया, बल्कि वह भी उससे लिपट गई और चंद मिनटों में उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। इसके बाद अवैध संबंधों का यह खेल आए दिन खेला जाने लगा। ललित पासवान अपनी पत्नी सरोजनी पर अटूट विश्वास करता था। वह पत्नी के प्रेम प्रसंग से बिल्कुल अनजान था, लेकिन उसके बगल में रहने वाले भाई राजेश पासवान व उसकी पत्नी अंजू पासवान को अंकुर श्रीवास्तव का देर सवेर सरोजनी के घर आना खलने लगा था। राजेश ने इस बात पर ललित को टोका और दोनों में मुंहाचाही भी हुई। अंजू ने भी जेठानी को घर की इज्जत संभाल कर रखने की नसीहत दी। अंकुर के देर सवेर घर आने के बाद जब ललित ने सरोजनी से सवाल जवाब किए तो सरोजनी बिफर पड़ी। क्या मैं तुम्हें बदचलन लगती हूं? जिनके पति अधिक उम्र के हों और दूसरी पत्नी ब्याह कर लाते हैं, उन पर ऐसे ही लांछन लगाए जाते हैं। यदि उनसे कोई मर्द हंस बोल ले तो बदचलन कहे जाने लगती है। मैं भी तुम्हारी दूसरी पत्नी हूं। तुम्हारा दोस्त अंकुर हंस बोल देता है तो लोग बदचलन कहने लगे हैं। सरोजनी यहीं नहीं रुकी, उसने देवर राजेश पासवान व देवरानी अंजू पासवान को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, वे दोनों तुम्हारी खुशहाल जिंदगी में आग लगाना चाहते हैं। वे तो चाहते ही नहीं थे कि तुम दूसरी ब्याह कर लाओ, ताकि तमन्ना की शादी के बाद घर जमीन पर उनका कब्जा हो जाए और तुम दर दर की ठोकरें खाते फिरो। ललित पासवान को लगा कि सरोजनी 16 अन्ना सच कह रही है। उसने पत्नी पर लगे बदचलनी के इल्जाम को दरकिनार कर दिया। अंकुर श्रीवास्तव को लेकर दोनों भाइयों में अक्सर कहासुनी होने लगी थी। दोनों में कभी कभी बात इतनी बढ़ जाती कि नौबत मारपीट तक आ जाती थी। सरोजनी और अंजू के बीच भी कलह शुरू हो गई थी। तू मैं के बाद दोनों में महीनों बोलचाल बंद हो जाती थी। सरोजनी पासवान ने त्रिया चरित्र दिखाकर स्वयं को सती सावित्री साबित कर दिया था, लेकिन वह मन ही मन डर गई थी। उसने अवैध संबंधों का शक होने की जानकारी अंकुर को दी और बेहद सतर्क रहने को कहा। इसके बाद मिलन में दोनों बेहद सावधानी बरतने लगे। अब अंकुर श्रीवास्तव तभी मिलने जाता जब सरोजनी मोबाइल फोन पर सूचना देकर उसे बुलाती थी। सरोजनी और अंकुर का प्रेम प्रसंग चल ही रहा था कि सरोजनी पासवान एक अन्य युवक की ओर आकर्षित होने लगी। उस युवक का नाम राजू था। वह मोटर मैकेनिक था। उसकी दुकान मेन रोड पर थी। एक रोज वह पान मसाला लेने के लिए ललित पासवान की दुकान पर रुका। तभी उसकी नजर सरोजनी पर पड़ी। दोनों के बीच कुछ पल आंख मिचौली का खेल चला, फिर बातचीत भी हुई। इसके बाद राजू अक्सर किसी न किसी बहाने आने लगा। कभी वह घर का सामान लेने के बहाने आता तो कभी पान मसाला खाने के बहाने। दोनों के बीच खूब हंसी ठिठोली होती। मजाक मजाक में राजू ऐसी बातें कह देता जिससे सरोजनी के शरीर में सिहरन दौड़ जाती और वह रोमांचित हो उठती। दरअसल राजू 25 वर्षीय रिष्टपुष्ट युवक था। उसकी लच्छेदार बातें, वह हंसी मजाक सरोजनी को अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वह उसकी ओर आकर्षित हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल फोन नंबर भी दे दिए थे। अतः सरोजनी को जब भी मौका मिलता था वह राजू से रस भरी बातें कर लेती थी। सरोजनी और राजू के बीच प्रेम पनप रहा था। इसकी जानकारी न सरोजनी के पति को थी और न ही प्रेमी अंकुर श्रीवास्तव को। सरोजनी फोन पर बात करती और फिर उसका नंबर डिलीट कर देती थी। हाँ, उसकी सौतेली बेटी तमन्ना ने उसे एक बार राजू से हंसते खिलखिलाते देख लिया था। तब उसने कहा था, मम्मी, राजू लफंगा है, उसे दुकान पर ज्यादा देर टिकने मत दिया करो। उसे हंसना खिलखिलाना ठीक नहीं है।
लेकिन तमन्ना की नसीहत के बावजूद सरोजनी राजू के आकर्षण में बंधी रही। कहा जाता है कि एक बार राजू ने उसके साथ भाग जाने और रंगीली जिंदगी जीने तक का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस प्रस्ताव को सरोजनी ने ठुकरा दिया था। इस तरह समय बीतता रहा और सरोजनी दो प्रेमियों के साथ प्यार की पीघें बढ़ाती रहीं। 29 अक्टूबर 2022 को तमन्ना की नानी के घर पासी खेड़ा में बुद्धा देवी की पूजा थी। नानी ने तमन्ना और दामाद ललित पासवान को भी पूजा में शामिल होने के लिए बुलाया था। ललित पासवान ने दुकान की जिम्मेदारी सरोजनी को सौंपी। फिर शाम 4 बजे बेटी तमन्ना को साथ लेकर अपनी पहली पत्नी गीता के मायके पासी खेड़ा चला गया। वहां वह पूजा में शामिल हुआ और रात को वहीं रुका। दूसरे दिन दोपहर बाद वह बेटी तमन्ना के साथ अपने घर वापस आ गया। घर से कुछ दूरी पर वह गुटखा खाने के लिए रमेश की दुकान पर रुक गया और तमन्ना को घर भेज दिया। तमन्ना जब घर पहुंची तो दुकान बंद थी। मुख्य दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। तमन्ना घर के अंदर गई और मम्मी मम्मी पुकारने लगी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आंगन से सटा एक कमरा था। तमन्ना वहां पहुंची तो देखा कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी। खोलकर जब वह कमरे में गई तो उसके मुंह से चीख निकल गई। चारपाई के नीचे उसकी सौतेली मां सरोजनी पासवान की खून से सनी लाश पड़ी थी। लाश देखकर तमन्ना घबरा गई। वह सीधे भागती हुई पिता के पास दुकान पर आई और फिर बोली, पापा पापा जल्दी घर चलो। मम्मी क्या हुआ मम्मी को? ललित ने तमन्ना से पूछा। तमन्ना थूक गटक कर बोली, पापा मम्मी को किसी ने मार दिया है। तमन्ना की बात सुनकर ललित पासवान भी घबरा गया। उस समय दुकान पर कुछ और लोग भी बैठे थे। उनके साथ घर आया और पत्नी का शव देखकर फफक पड़ा। तमन्ना भी चीख चीख कर रोने लगी। उसके बाद पूरे मोहल्ले में सरोजनी पासवान की हत्या की खबर फैल गई और लोग ललित पासवान के घर जुटने लगे। ललित पासवान ने सबसे पहले मोबाइल फोन द्वारा अपने ससुर कालीचरण व सास जयदेवी को उनकी बेटी सरोजनी पासवान की हत्या की सूचना दी। फिर थाना विधनु जा पहुंचा। थाने पर उस समय एसएचओ योगेश कुमार सिंह मौजूद थे। ललित ने उन्हें पत्नी सरोजिनी पासवान की हत्या की जानकारी दी और जल्द से जल्द चलने का अनुरोध किया। चूंकि मामला एक महिला की हत्या का था, अतः एसएचओ योगेश कुमार सिंह ने आवश्यक पुलिस टीम के साथ ललित पासवान के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए। होने से पहले उन्होंने महिला की हत्या की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी। ललित का घर विधनु कस्बे में ही तुलसीपुर मोहल्ले में था, अतः पुलिस को उसके घर पहुंचने में लगभग 30 मिनट का समय लगा। उस समय ललित पासवान के घर के बाहर भीड़ जुटी थी। भीड़ को हटाते हुए एसएचओ योगेश कुमार सिंह उस कमरे में पहुंचे जहां ललित की पत्नी सरोजिनी पासवान की लाश पड़ी थी। योगेश कुमार सिंह ने बड़ी बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया। मृतका सरोजिनी पासवान की लाश चारपाई के नीचे पड़ी थी। उसकी हत्या किसी तेज धारदार हथियार से गला रेत कर की गई थी। चारपाई पर पड़ा बिस्तर खून से तरबतर था। चारपाई के नीचे फर्श पर भी खून फैला था। देखने से ऐसा लग रहा था कि हथियारों ने चारपाई पर ही गला रेता होगा, फिर शव को चारपाई के नीचे डाल दिया गया होगा। मृतका की उम्र लगभग 35 वर्ष थी। उसका रंग गोरा और शरीर स्वस्थ था। मृतका का मोबाइल फोन भी गायब था। एसएचओ योगेश कुमार सिंह अभी घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर डीसीपी प्रमोद कुमार, एसीपी तेज स्वरूप सिंह तथा एसीपी विकास पांडेय भी पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों, फोरेंसिक तथा डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने मौका वारदात का निरीक्षण किया तथा मृतिका के पति ललित पासवान से घटना के संबंध में पूछताछ की। जांच टीम को बाथरूम से एक चाकू मिला। हत्या के बाद कातिल ने खून से सने हाथ भी बाथरूम में धोए थे। जूतों के निशान भी मिले। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू को टीम ने सबूत के तौर पर सुरक्षित रख लिया। कमरे तथा बाथरूम में कई फिंगरप्रिंट भी लिए गए। खोजी कुत्ता शव को सूंघकर भौंकता हुआ शराब ठेके तक गया। वहां वह चक्कर लगाता रहा और उसके बाद वापस लौट आया। पुलिस ने शराब ठेका मालिक दिनेश गुप्ता से पूछताछ की तथा शराब ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति ललित पासवान के घर में घुसते हुए दिखाई दिया, लेकिन सीसीटीवी कैमरा दूर होने और अंधेरे के कारण फुटेज साफ नहीं था। पुलिस अधिकारी अभी जांच कर ही रहे थे कि मृतका के पिता कालीचरण और माता जयदेवी घटनास्थल पर आ गए। बेटी का शव देखकर वे भी फफक पड़े।
पुलिस अधिकारियों ने दोनों को ढांढस बंधाया और उनसे बेटी की हत्या के संबंध में पूछताछ की। कालीचरण ने बताया कि उनकी बेटी सरोजिनी पासवान की हत्या दामाद ललित पासवान के छोटे भाई राजेश पासवान और उसकी पत्नी अंजू देवी ने की है। दामाद व राजेश के बीच संपत्ति को लेकर कई बार विवाद हुआ था। संपत्ति के लालच में ही राजेश व अंजू ने मिलकर सरोजिनी पासवान की हत्या की है। पुलिस अधिकारियों ने ललित पासवान की 12 वर्षीय बेटी तमन्ना से पूछताछ की तो उसने बताया कि बगल में रहने वाले चाचा राजेश व चाची अंजू को मम्मी पापा से नहीं पटती थीं। कुछ माह पहले दोनों में संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था। उसने बताया, जब से मम्मी ब्याह कर यहां घर आई थीं, चाचा चाची खुश नहीं थे। छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने की कोशिश करते थे। उन्होंने बाबा को भी पापा के खिलाफ कर दिया था। चाची ने कुछ दिन पहले मम्मी से कहा था कि तुम्हारे घर पर दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। चाहे जितना बड़ा मकान बना लो, इसमें राज करने वाला कोई नहीं बचेगा। चाची ने एक बार मम्मी को बहुत मारा था। पापा और चाचा में भी कई बार लड़ाई हो चुकी है। शक है कि चाचा चाची ने ही मम्मी की हत्या की है। हालांकि जब ललित पासवान से पुलिस अफसरों ने पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसकी अपने छोटे भाई राजेश पासवान से नहीं पटती है, लेकिन वह हत्यारा नहीं हो सकता। उन दोनों की नाराजगी का फायदा कोई तीसरा भी उठा सकता है, लेकिन वह तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है, इसकी जानकारी उसे भी नहीं है। पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने सरोजनी पासवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। उसके बाद एसएचओ योगेश कुमार सिंह को आदेश दिया कि वह इस मामले की गहन पड़ताल करें और हत्यारों को गिरफ्तार करें। आदेश पाते ही योगेश कुमार सिंह ने जांच शुरू कर दी। क्योंकि मृतका के पिता कालीचरण तथा ललित की बेटी तमन्ना ने राजेश व उसकी पत्नी अंजू पर हत्या का शक जाहिर किया था, अतः उन्होंने उन दोनों को हिरासत में ले लिया। थाने में उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन वे दोनों खुद को बेकसूर बताते रहे। उन्होंने लड़ाई झगड़ा और संपत्ति विवाद की बात तो स्वीकार की, पर हत्या जैसे जघन्य अपराध से साफ इनकार कर दिया। योगेश कुमार सिंह को लगा कि ये दोनों दोषी नहीं हैं, अतः उन्होंने उन दोनों को सशर्त थाने से घर भेज दिया। एसएचओ योगेश कुमार सिंह को अभी तक मृतका का मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ था। उन्होंने मृतका सरोजनी पासवान के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाईं, जिससे पता चला कि 29 अक्टूबर को शाम 4 बजे से रात 12 बजे के बीच एक नंबर पर 3 बार तथा दूसरे नंबर पर 1 बार बात हुई थी। जिस नंबर पर 3 बार बात हुई थी उसकी जानकारी जुटाई गई तो पता चला वह नंबर तुलसीपुर विधनु निवासी अंकुर श्रीवास्तव के नाम दर्ज है। दूसरा नंबर जिस पर 1 बार बात हुई वह नंबर राजू निवासी मेन रोड विधनु के नाम था। अब अंकुर और राजू पुलिस के रडार पर आ गए। पुलिस ने खबरियों को उनकी टोह में लगा दिया। अंकुर श्रीवास्तव तो पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन राजू हाथ आ गया। राजू ने बताया कि उसने रात 12 बजे सरोजनी पासवान को फोन किया था, लेकिन उसने बात करने से मना कर दिया और फोन बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ उसे पता नहीं। सरोजनी की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं, वह बेकसूर है। योगेश कुमार सिंह को भी लगा कि वह निर्दोष है, अतः उसे थाने से जाने दिया। 2 नवंबर 2022 की सुबह 5 बजे एसएचओ योगेश कुमार सिंह ने अंकुर श्रीवास्तव को समाधि पुलिया के पास से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया। जब उससे सरोजनी पासवान की हत्या के संबंध में पूछा गया तो वह साफ मुकर गया, लेकिन सख्ती करने पर वह टूट गया और उसने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद एएसपी तेजस्वरूप सिंह ने आनन फानन में प्रेस वार्ता की और सरोजनी हत्याकांड का खुलासा कर दिया। अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि सरोजनी से उसके नाजायज संबंध थे। 29 अक्टूबर को जब ललित अपनी बेटी तमन्ना के साथ ससुराल चला गया तो पति के जाने की जानकारी सरोजनी पासवान ने उसे दी। उसके बाद 2-3 बार उसकी सरोजनी से फोन पर बात हुई। उसके बुलाने पर वह रात लगभग 11 बजे उसके घर पहुंच गया। दोनों के बीच प्रेमालाप शुरू हो गया। उसने प्रणय निवेदन किया तो न नुकुर के बाद वह राजी हो गई। वह चारपाई पर पहुंचा ही था कि इसी समय सरोजनी के मोबाइल पर किसी की कॉल आई। सरोजनी ने उससे कहा, हाँ नहीं अभी मत आना, और बात करके फोन बंद कर दिया। अंकुर ने बताया कि जब उसने फोन के बारे में पूछा तो वह बहाने बनाने लगी।
तभी उसे गुस्सा आ गया और वह उसकी छाती पर सवार हो गया। उसने उसका टेंटुआ दबाकर पूछा, बता, फोन किसका था? जान पर बन आई तो सरोजिनी पासवान ने बता दिया कि फोन राजू मैकेनिक का था। यह सुनते ही अंकुर श्रीवास्तव के तन बदन में आग लग गई। वह जान गया कि उसका टांका राजू से भी मिला है। उसने सरोजिनी पासवान से कहा कि वह विश्वासघातिनी है। पहले पति को धोखा देकर उससे संबंध बनाए और अब उसे धोखा देकर राजू के साथ रंगरलियां मनाना चाहती है। आज तुझे विश्वासघात की सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद उसने उसका गला कस दिया। फिर वह रसोई में गया और मीट काटने वाले चाकू से उसका गला रेत दिया। हत्या के बाद उसके शव को चारपाई के नीचे छिपा दिया। बाथरूम में जाकर खून से सने चाकू को धोया। उसके बाद कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया। फिर रात के अंतिम पहर में घर से बाहर आ गया। कोई देखकर पहचान न ले, इसलिए उसने गमछा मुंह पर लपेट लिया। सरोजिनी के मोबाइल फोन को तोड़कर उसने विधनु नहर में फेंक दिया। इसके बाद वह फरार हो गया, लेकिन पुलिस से बच न सका और पकड़ा गया। क्योंकि अंकुर श्रीवास्तव ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, अतः एसएचओ योगेश कुमार सिंह ने मृतका के पति ललित पासवान की तहरीर पर आईपीसी की धारा 302 के तहत अंकुर श्रीवास्तव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसे विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। 4 नवंबर 2022 को थाना विधनु पुलिस ने हत्यारोपी अंकुर श्रीवास्तव को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। बेटी तमन्ना पासवान अपने पिता के साथ रह रही थी। प्यार पाने की उसकी तमन्ना अधूरी ही रह गई, क्योंकि जब वह मात्र 5 साल की थी तब जन्म देने वाली मां के प्यार से वंचित हो गई, और अब जब वह थोड़ी बड़ी होकर 12 साल की हुई तो सौतेली मां का प्यार भी छिन गया। दोस्तों, इस अपराध की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सावधान करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, कृपया उस शहर का नाम भी लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।